हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएससी की नेमिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ से ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें बेसिक बातें हम लोग सीखते हैं, बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो कि आगे हम लोगों को बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो हमें आगे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम ले रहे हैं कार्बन में बंधन। ठीक है, कार्बन में बंधन। कार्बन परमाणु की जैसा कि आप लोग जानते ही है, 4 संयोजकता होती है, चतुसंयोजकता होती है। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, तो 4 संयोजकता होती है। इसका आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, 2 2 4 2 6 इसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वो बाह्य कोश में होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये बाह्य कोश में है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले कक्षा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोश में होता है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश में होते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इसी बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन या तो निकलता है या तो इसी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का इसी बाह्य कोश से ही होता है। ठीक है, मान लीजिए कार्बन का नाभिक है और इसके 4 तरफ एक ये 1s का ऑर्बिटल है यानी कक्षा है, और ये 2s और 2p का है। एक 2s है और एक 2p का है। ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, ये दूसरी वाली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है और ये पहली कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या तो इस कक्षा से होगा या इसमें से होगा, कभी भी अंदर वाले कक्षा से नहीं होगा जब तक कि इसको ज़्यादा ऊर्जा न दिया जाए नॉर्मली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि आदान प्रदान जो होता है वो बाह्य कक्षा से ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। तो आगे हम लोग इसमें क्या आद्य अवस्था आप लोग जानते होंगे। आद्य अवस्था जो होता है किसे बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट आद्य अवस्था। यानी नॉर्मली जब ये होता है आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट होता है। तो आद्य अवस्था में जो कार्बन होता है वो उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, लेकिन वो वैलेंसी फील होती है। बता रहे हैं कैसे। ये मान लीजिए 2s की है और ये 2p की है, और p कक्षा में आप लोग जानते होंगे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, p में 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन होता है, px py और pz, 3 कक्षक होते हैं। तो हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये भी आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ भर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन और बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आगे वाले कक्षक में। कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो भरते हैं हम लोग वो एक डायरेक्शन में भरते हैं, यानी कि पहले भर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को भर लेते हैं, फिर वापस दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पाउली का आप लोग नियम पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यहाँ पे खाली कितने हैं, इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी खाली यहाँ पे संयोजकता अगर देखें तो यहाँ एक खाली है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़रूरत है और 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ ज़रूरत है, यानी यहाँ से कोई भी परमाणु जुड़ सकता है। ठीक है, वो कोई भी परमाणु होगा जो जिसकी संयोजकता 1 होगी। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो वो आके यहाँ से जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, यहाँ पे संयोजकता 1 होती है। या क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होती है, वो भी यहाँ से जुड़ सकता है। मतलब जिसकी भी संयोजकता 1 होगी, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन जो युग्मन के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के पास आके जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये आद्य अवस्था की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग सामान्य अवस्था, यानी ये सामान्य अवस्था की बात कर लिए। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि 2s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में तो 2s और 2p, ये हम लोग 3 पढ़े हैं ना, 2s और 2p। तो जो 2s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग भरते ही हैं 2s वाले में, लेकिन जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, पहले तो भर लेते हैं, पहले कैसे था, हाँ 2s, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वो
चला जाता है लास्ट वाले में, यानी यहाँ पे फिर भर जाता है। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो, यहाँ पे एक, तीन और यहाँ पे एक, चार, यानी हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसकी संयोजकता 4 हो गई। यहाँ पे कितने थे? यहाँ पे थे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो 4 हो गए। तो यहाँ से 4 परमाणु क्या हो सकते हैं जिसकी संयोजकता 1 है वो जुड़ सकती है। समझ में आई? अब समझ में आया आप लोगों को कि क्यों कार्बन से 4 हमेशा हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, या तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, मतलब हमेशा इसकी 4 संयोजकता होती है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। जैसे कि अगर कार्बन है तो हमेशा इसके 4 संयोजकता इसकी स्वतंत्र होती है, वहाँ से कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 2 कार्बन के मध्य चतुष्क बंध कभी भी नहीं बनता है। 2 कार्बन है तो उसके मध्य एक बन जाएगा एकल बंध, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड इसका एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है। तो सिंगल बॉन्ड बन गया, अब एक बंध तो पूरा हो गया। अब इस कार्बन के पास कितने बंध जरूरी हैं, बाकी हैं, यानी इसकी 4 संयोजकता होती है। तो इसके पास 1, 2, 3 और एक ये जो है 4 इसका पूरा होगा। अब इस कार्बन के पास देखते हैं हम लोग, इस कार्बन के पास तो कितने बाकी हैं? 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि दोनों का 4 पूरा हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको भरते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आके यहाँ से जुड़ गया है। तो हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध भी बन सकता है। डबल बॉन्ड यानी 2 बंध जब बनना हो तो ये 2 बंध बन गया, तो 2 बंध बनेगा। तो अब इसके पास ये इस कार्बन के पास 2 बंध बन गया, यानी 2 संयोजकता इसकी भर गई। अब बची 2 संयोजकता। अब 2 संयोजकता कैसे भरेगी? अब 2 संयोजकता यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु आके लग जाएंगे, तो 2 संयोजकता इसकी भर जाएगी। इसके पास भी क्या है? इस वाले कार्बन के पास भी 2 संयोजकता भी खाली है, तो उसको भरने के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु आएंगे और यहाँ पे इसकी संयोजकता भर जाएगी। यानी ये क्या है? यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड, ओके। अब त्रिक बंध देखते हैं। त्रिक बंध क्या है? इसके बीच 2 कार्बन के बीच तीन बंध हैं, त्रिक बंध है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 कार्बन के बीच 3 बंध है। अब इस कार्बन के पास देखें तो 3 संयोजकता इसकी पूरी हो चुकी है, बची कितनी है? 1 संयोजकता। तो 1 संयोजकता यहाँ से लग जाएगी, यानी यहाँ से 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। और इस कार्बन के पास देखें तो इसके पास भी 3 संयोजकता भर गई है और 1 बची है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यानी कि ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिक बंध, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जोड़ें हम लोग तो कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो C के नीचे 2 लिखते हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है इसका सूत्र क्या बन गया? C2H6, ठीक है। और आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे नेमिंग करते हैं, तो आगे पढ़ेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इथेन। क्या बोला जाता है? इथेन, ठीक है, एथेन बोला जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, पर इस यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 1, 2, 3 और 4, C2H4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक फार्मूला हो जाएगा, हो गया। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एथिलीन, ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। और यहाँ पे अगर फार्मूला हम लोग देखें तो C2 है और H भी 2 है, तो यहाँ फार्मूला 2 बन गया, यानी हाइड्रोजन भी 2 हो गया और कार्बन भी 2। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटिलीन, ठीक है, नाम हो जाएगा एसीटिलीन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। बड़ी बात सही रही जब कि यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ध्यान दे देते हैं
कि जो यहाँ पे ये जो एथिलीन है ये कॉमन नेम है, यानी ये सामान्य सूत्र है। इसको आईयूपीएससी में जो हम लोग बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएससी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एथीन ना। और यहाँ पे जो है सी ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोले हैं एसिटिलीन, जो अगर हम लोग आईयूपीएससी में देखेंगे तो यहाँ पे नाम हो जाएगा एथाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु की बंधन क्षमता, कार्बन परमाणु की बंधन क्षमता, बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन परमाणु में क्या होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े कि कार्बन के पास 4 संयोजकता स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, और ये चारों के पास हाइड्रोजन जुड़ सकता है, या फिर जिसकी भी संयोजकता एक ज़रूरत हो जिसको, वो आके जुड़ सकता है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यही यहाँ पे 4 संयोजकता है, तो मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको एक ही संयोजकता मिलेगी, जबकि ऑक्सीजन को 2 संयोजकता चाहिए होता है, इसकी 2 संयोजकता स्वतंत्र होती है। तो एक और जो इसकी संयोजकता है वो कोई भी, या तो हाइड्रोजन आ जाए या फिर कोई और परमाणु आ जाए, यानी इसकी 2 संयोजकता भरनी चाहिए। और यहाँ पे कार्बन की एक और है, तो यहाँ पे भी कोई परमाणु आ सकता है। मान लिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, लेकिन नाइट्रोजन की कितनी संयोजकता की आवश्यकता होती है, 3 संयोजकता इसकी होती है। तो 3 यानी एक तो यहाँ हो गया, तो दो और जरूरी है, तो यहाँ एक और यहाँ एक और, यानी यहाँ से भी कोई जुड़ गया। मान लिए कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ऐसे भरी जाती है संयोजकता। तो कार्बन के पास जरूरी नहीं केवल हाइड्रोजन जुड़ा हो, कोई भी परमाणु जुड़ सकता है, लेकिन उसकी केवल एक ही संयोजकता भरेगी। तो ऐसे ये क्या करता है, कार्बन किसी भी परमाणु के साथ ये यौगिक बना लेता है, किसी भी परमाणु के साथ बना लेता है। इसलिए इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसकी प्रवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है। यहाँ पे लिखा है कि श्रृंखलाकरण यानी कैटिनेशन की प्रवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा होती है। श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति कार्बन परमाणु में सबसे अधिक होती है। अब यहाँ जैसे हम लोग देखें, श्रृंखला बना रहा है ना, यहाँ पे ऐसे बनाया श्रृंखला, फिर ऐसे बनाया, यानी श्रृंखला करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखें हम लोग तो अब जितने कार्बन आप जोड़ते जाएं, एक जैसे होता है चैन की तरह, एक रस्सी की तरह, जितने भी जोड़ते जाएं हम लोग जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैलेंसी इसकी भरते जाएं, एक चैन बन गया। ठीक है, एक चैन बन गया, एक श्रृंखला बन गई। तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति, अब चाहे हम लोग तो यहाँ से भी कार्बन जोड़ दें, यहाँ से भी कार्बन जोड़ दें, यहाँ पे भी भरना स्टार्ट कर दें, यहाँ से भी भरें, तो एक इसकी श्रृंखला बन जाती है। ठीक है ना, अब सबको यहाँ पे हाइड्रोजन से भर दें तो एक श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखलाकरण की प्रवृत्ति कार्बन परमाणु में सबसे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो यहाँ पे श्रृंखला के प्रकार कितने होते हैं? श्रृंखला के प्रकार यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रृंखला के यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? श्रृंखला के यहाँ 2 प्रकार होते हैं, विवृत या खुली श्रृंखला, विवृत या खुली श्रृंखला, यानी ए साइक्लिक मतलब साइक्लिक मिस होता है बंद साइकिल मतलब होता है सर्कल, यानी एक गोला या एक बंद आकृति। ठीक है, गोला हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो बंद आकृति हो। ठीक है, तो ये बंद नहीं होनी चाहिए, यानी ए साइक्लिक, यानी ए मीन्स नहीं, तो यानी ये बंद नहीं होनी चाहिए। विवृत या खुली श्रृंखला, यानी ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ओपन मतलब ऐसे ओपन होना चाहिए, ऐसे ओपन होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। ठीक है ना, बंद नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, संवृत या बंद श्रृंखला, यानी साइक्लिक होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। यानी ये जो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ इसका है साइक्लिक या रिंग किसको बोलते हैं, एक सर्कल को बोलते हैं रिंग, या क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि खुली श्रृंखला जब होती है, ठीक है, खुली श्रृंखला होती है तो इसको कैसे, खुली श्रृंखला मीन्स जैसे ये कार्बन 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसकी जब श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, बंद नहीं है ना, खुली है, तो सबको हाइड्रोजन से भर देते हैं, तो ये एक बंद श्रृंखला खुली श्रृंखला हो गई। या फिर देखें कि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये भी क्या हो गई, खुली श्रृंखला हो गई, है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग एक और नोटेशन अभी समझा रहे हैं, अभी फ़िलहाल देखिए, ऐसे देखें
तो ये भी खुली श्रृंखला है ना। और या तो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, एक खुली श्रृंखला है। और यहाँ पे जो था ये बंद श्रृंखला था, ठीक है ना। अब बंद श्रृंखला में देखते हैं, कार्बन अगर एक बंद आकृति में है, अब यहाँ देखिए कार्बन अब त्रिभुज की आकृति में हो गया, और इसके इस कार्बन के पास दो तो भर गया है, एक ये संयोजकता भरी है, एक ये संयोजकता भरी है, इसकी दो संयोजकता खाली है तो वो हाइड्रोजन से भर जाएगी। यहाँ पे भी इस कार्बन की भी दो संयोजकता भर गई है, यहाँ पे भी दो संयोजकता खाली है तो इसे भर जाएगी, और इस कार्बन की भी दो संयोजकता भर गई है और यहाँ पे दो संयोजकता खाली है तो भर जाएगी। ऐसे ही क्या होगा कि कार्बन की और भी बंद आकृति बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसकी संयोजकता दो खाली है, इसकी भी दो खाली है, इसकी भी दो खाली है और इसकी भी दो खाली है, ठीक है। ऐसे ये बंद आकृति हो गई, बंद यानी बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला। अब जो हम बताए हैं कि एक नोटेशन होता है उसको समझाएंगे, वो नेक्स्ट में देख लेते हैं। वो नोटेशन क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते क्या हैं कि सी फिर सी फिर सी फिर सी, ये 4 कार्बन हो गया। अब 4 कार्बन को ले लिए, इसकी वैलेंसी भर रहे हैं, संयोजकता भर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। इसका 2 भर गया है तो 2 यहाँ पे ज़रूरत है, 2 भर गया। इसको भी 2 भर गया है, 2 ज़रूरत है, 2 भर गया। और यहाँ पे भी 1 भर गया है, 3 की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं ना, या होता है। तो इसको अगर हम लोग एक प्रकार से इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जितने भी कार्बन है उसको एक पॉइंट मान लें हम लोग, जितने भी कार्बन है जितने भी कार्बन है एक इसको पॉइंट मान लें हम लोग। 4 पॉइंट हो गए ना, तो 1 पॉइंट यहाँ ले लिए, 1 पॉइंट यहाँ ले लिए, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, ये 4 कार्बन हो गए, ठीक है। अब इन पॉइंट को मिला दें, हम इन पॉइंट को मिला दें तो क्या बन जाता है, ये मिल गया, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो 4 पॉइंट को हम लोग मिला दिए, तो ये जो पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी लिखा नहीं रहेगा। तो इसको हम लोगों को एक अनुमान लगाना है कि अच्छा यहाँ पे कार्बन है, इसका एक ये भर गया है वैलेंसी, इसका संयोजकता एक भर गया है यहाँ से, तो यहाँ पे 3 संयोजकता इसकी खाली होगी। तो 3 संयोजकता खाली होंगी यानी 3 यहाँ पे जुड़ा होगा, क्या, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ये हम लोगों को बस अनुमान लगाना है। यहाँ पे 2 भर गई इस कार्बन की, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 खाली होगा। यहाँ पे भी इस कार्बन की 2 भर गई होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 खाली होगा। और यहाँ पे भी इस कार्बन की 1 भर गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 खाली होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हम लोग बस अपने दिमाग में अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है बस ऐसे, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसे आ गया, अगर संरचना ऐसे बनी हुई दिखे आप लोगों को, तो वहाँ पे साफ मतलब है, उसको अगर हम लोग खोल के देखेंगे तो ये यौगिक प्राप्त होगा, ऐसे, ठीक है ना। अब ये तो सिंपली हम लोग देख लिए। अब ये इसमें कई प्रकार के आते हैं, जो कई विभिन्न प्रकार के होते हैं, थोड़ा टफ भी होते हैं। जैसे अब हम लोग देखें, ये है, अब इसको लंबे में कर दें, थोड़ा लंबा, यानी लंबा हो गया। इसमें अब कितने कार्बन हैं, तो इसमें देखें तो जितने भी बिंदु, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, ये क्या हैं, इतने कार्बन हैं, ठीक है, 7 कार्बन हैं ना। तो 7 कार्बन है यहाँ पे। तो अगर यहीं पे अगर 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे कितने कार्बन हैं, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऐसे दे दे, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, और यहाँ पे भी 1 कार्बन है, और यहाँ पे भी 1 कार्बन है। तो कार्बन तो यहाँ है, ये हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई देता है ना। तो हाइड्रोजन को देखना हम लोगों को अपने दिमाग में ऐसे सोचना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, छुपे हुए हैं। एक तो यहाँ पे संयोजकता भरी हुई है, ये 3 हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ भरी हुई है, जो कि हम लोगों को दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे भी 3 है। जितने भी स्वतंत्र हैं, जितने भी स्वतंत्र खुला हुआ है, अब जैसे यहाँ खुला हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ खुला हुआ है यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ खुला हुआ है यहाँ भी कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ खुला हुआ है यहाँ भी कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ खुला हुआ है यहाँ भी कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ एक संयोजकता, दो संयोजकता, तीन संयोजकता भरी है, तो बस यहाँ एक ही हाइड्रोजन लगा होगा। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे एक संयोजकता, दो संयोजकता और तीन, तो यानी कि यहाँ पे भी केवल एक ही हाइड्रोजन लगा होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो एक संयोजकता, दो संयोजकता, तीन, तो यहाँ पे बस एक लगा होगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे बस दो संयोजकता हाइड्रोजन का लगा होगा। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बेटर क्लियरिटी के लिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से। कहीं भी अगर ऐसे दिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग साफ मतलब समझते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, या जो ये फ्री हैं, जो स्वतंत्र हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। और ये जो मुड़ा हुआ है, 2 से मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, अब ये अगर ऐसे और ऐसे आता है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास केवल एक है, क्योंकि 3 संयोजकता भर गई है। और यहाँ पे 3 है, ये स्वतंत्र है, यहाँ पे 3 है, ये स्वतंत्र है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये स्वतंत्र है। ये समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, आगे इसका बहुत काम आएगा। ठीक है ना। अब इस कंपाउंड में देखते हैं हम लोग, तो ये फ्री है, तो ये इसके पास 3 है, ये फ्री है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये फ्री है, इसके पास 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये भी बताया है ना, ये ऐसा है, तो यहाँ पे केवल 2 होगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी केवल 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 संयोजकता भरी हुई है। और यहाँ पे जो है, यहाँ बताया है ना, ये वाला ऐसे, तो यहाँ पे केवल एक संयोजकता। ठीक है ना। ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अब जैसे इस कंपाउंड को देखें हम लोग, ठीक है ना। हाँ, अब ये कंपाउंड हो गया, तो इसमें तो आप लोग अब बता ही लेंगे कि जहाँ जहाँ स्वतंत्र है वहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, और कहाँ स्वतंत्र है, और कहीं नहीं है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसे बस मुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, मुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ मुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। और 3 वाला कहाँ है, 3 वाला यहाँ कार्बन है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 वाला कार्बन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन। ठीक है। तो ऐसे हम लोग गिन लेंगे कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन। ठीक है ना। अब कैसे सूत्र बनाना है ये भी सिखा देते हैं। अब जैसे इसकी देखें, इस कंपाउंड की देखें, इस कंपाउंड की। ठीक है। इस कंपाउंड की देखें हम लोग, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी सी के नीचे क्या लिखेंगे, 6। कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13, 1 14, यानी H14। तो इसका जो हम यहाँ पे यौगिक देखे हैं, इसका सूत्र क्या हो गया, C6H14। ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ली बेल तथा वांट हाफ ने क्या कहा था, ली बेल तथा वांट हाफ के नियमानुसार कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं, भी जो चारों संयोजकताएं पढ़े हैं, वो एक ही तल में नहीं होती हैं, वो बस एक तल में नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक कागज़ ले लें, ये हम बड़ा सा कागज़ ले रहे हैं, या जो हम जिस पे पढ़ रहे हैं, जो आप लोग जिस बुक पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक बड़ा सा कागज़। अब उसके ऊपर आप लोग अनुमान लगाइए, क्या सोच रहे हैं कि क्या ये कार्बन जो होता है, क्या इसके चारों संयोजकता किसी केवल इसी कागज़ पे ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आप लोग कागज़ देखते हैं या जिस पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, वहाँ पे जो कार्बन है उसकी संयोजकता केवल इसी एक ही प्लेन में या एक ही तल में नहीं होती है, बस 2 संयोजकता जो होती है वहाँ एक ही तल में होती है, बस 2 संयोजकता। ठीक है, 2 संयोजकता इस तल में होती है, और 2 संयोजकता क्या होती है, कार्बन के ऊपर होती है और कार्बन के क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है, ये 2 संयोजकता क्या होती है, कार्बन के ऊपर, दो संयोजकता जो होती है वो इस कागज़ के तल में होती है। क्या होती है, कागज़ के तल में होती है 2 संयोजकता। ठीक है, कागज़ के तल में 2 संयोजकता होती है, एक होती है ऊपर और एक होती है नीचे। इसको अच्छे से 3D स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे।
कार्बन परमाणु एक समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होता है। समचतुष्फलक के केंद्र। अब समचतुष्फलक क्या होता है? तो समचतुष्फलक मतलब मीन्स ये हो जाएगा कि जैसे ये था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, अब ये कार्बन है। समचतुष्फलक मतलब होता है एक पिरामिड की तरह, यानी 4 कोने होने चाहिए। चतुष्फलक मतलब 4 कोने। तो यहाँ से मिलाएं तो एक कोना ये हो गया, एक ये और एक ये, यानी समचतुष्फलक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो प्लेन में है, ये कागज़ का प्लेन है, यहाँ पे ये जो 2 संयोजकता है ये कागज़ में है, और ये जो ऊपर और नीचे हैं ये क्या है? कागज़ के ऊपर और नीचे हैं। ठीक है, आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे अच्छे से इसको। और उन्होंने क्या बताया था? तीसरा पॉइंट बताया था 2 संयोजकताओं के मध्य हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। 2 संयोजकताओं के मध्य, जैसे यहाँ 2 संयोजकता है, इसके मध्य कितना है? 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। इसको लिखते कैसे हैं? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी डैश ऐसे लगा के लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अब इस चीज़ को, इस सूत्र को कैसे किसने बताया था? वेज तथा डैश ने बताया था। वेज तथा डैश ने इस सूत्र को बताया था कि कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे संरचना हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कार्बन का। तो कार्बन का संरचना बनाने के लिए एक कार्बन बड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक पहले प्लेन लेते हैं, एक कागज़ जिस पे आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक बड़ा सा प्लेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन एक समचतुष्फलक के केंद्र पर होता है। ठीक है ना, ये कार्बन हो गया। ओके, तो कार्बन की जो हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 संयोजकता जो होती है वो कार्बन के कागज़ के तल में होती है। 2 संयोजकता क्या होती है? कागज़ के तल में होती है। मान लिए एक संयोजकता यहाँ है। ठीक है, एक संयोजकता यहाँ है और एक संयोजकता मान लिए यहाँ है। ठीक है, 2 संयोजकता कार्बन के तल में होती है। तो एक संयोजकता यहाँ है, एक संयोजकता, 2 संयोजकता होगी। अब एक संयोजकता कागज़ के ऊपर होती है और एक संयोजकता कागज़ के नीचे होती है। तो मान ली ये कागज़ के ऊपर संयोजकता हो गई और ये कागज़ के नीचे संयोजकता हो गई। ठीक है, ये तो हम लोग समझ लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है कार्बन, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। एक हम लोग लिए थे कहाँ पे? 2 लिए थे कागज़ के तल में। ठीक है, और 2 लिए थे हम लोग कागज़ के ऊपर और नीचे। इसको एक मिनट, 2 लिए थे हम लोग कागज़ के तल में, एक ऐसे लिए थे और एक ऐसे लिए थे। ठीक है, और 2 लिए थे कागज़ के, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऊपर वाले को प्रदर्शित करते हैं एक ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक ठोस रेखा से ऊपर वाले को प्रदर्शित करते हैं, और नीचे वाले को जो बंद होता है उसको, संयोजकता को, एक टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठोस रेखा, और जैसे ये ठोस रेखा हो गई। ठीक है, और एक टूटी हुई रेखा। ठीक है ना, तो ये हम लोग ये जो अभी स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, ये संरचना देखें इसके आधार पर। लेकिन उन्होंने क्या बताया था, मतलब ऐसे ही होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन, एक मिनट, हाँ, तो उन्होंने जो बनाया था कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया, एक संयोजकता जो हो गई यहाँ से हो गई। अब जो ठोस वाली हम लोग बात किए थे कागज़ के ऊपर वाली, वो यहाँ हो गई। ठीक है, ये कागज़ के ऊपर हो गई, ये कागज़ के ऊपर वाली हो गई। ठीक है, और एक क्या था? टूटी हुई रेखा थी। ठीक है, ये हो गई टूटी हुई रेखा। तो ये हो गई टूटी रेखा, ये होगा ठोस रेखा। ठीक है, और ये जो रेखाएं दोनों हैं ये कहाँ होगी? कागज़ के तल में।
और ये रेखा जो थी टूटी रेखा वो नीचे होगी कागज़ के नीचे, और ये ठोस रेखा जो होगी कागज़ के ऊपर होगी। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और पढ़े थे कि जो होता है कागज़ जो ये बनता है स्ट्रक्चर, जो संरचना बनती है, दो संयोजकताओं के बीच क्या होता है, दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। तो 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण कहाँ पे होगा, किसी भी दो संयोजकता, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट के कोण का कोण बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बंध कोण। तो यहाँ पे बंध कोण क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो संयोजकता है इसको हम लोग हाइड्रोजन से भर देंगे। ये संरचना होगी वेज तथा डैश का। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध तो आप लोग पढ़े होंगे आणविक संरचना वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। अब सिग्मा बंध क्या होता है, सिग्मा बंध होता है जब दो कक्षाओं के मध्य उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन से बंध बनता है। यानी दो कक्षाएं, आप लोग आणविक संरचना में पढ़े होंगे, जो कक्षाएं होती हैं या जो यस पी डी एफ ये कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, यस जो होता है गोला होता है, पी जो होता है ऐसे होता है डंबलाकार होता है। ठीक है। तो आप लोग ये पढ़े होंगे ना, ये यस ये पी कक्षक है। ठीक है। डी होता है वो भी ऐसे डंबलाकार द्विडंबलाकार होता है। ठीक है ना। तो ये आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे जो कक्षक होते हैं इनके नाभिकीय अतिव्यापन, जैसे नाभिकीय अतिव्यापन क्या है, मतलब आमने सामने से, जैसे ये दो कक्षक आमने सामने यानी यस यस जुड़ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बंध बनेगा, यहाँ पे जो बंध बनेगा वो बंध क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बंध बनेगा वो हो जाएगा सिग्मा बंध। सिग्मा बंध को प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ये सिग्मा हो गया, तो यहाँ पे जो बंध बनेगा वो सिग्मा बनेगा। अब अगर दो पीपी अगर जुड़ गए, यानी एक नाभिकीय अतिव्यापन से ये जुड़ा और ये एक जुड़ गया, यानी दो पी और पी जुड़ गए, तो भी क्या हो जाएगा सिग्मा बंध बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा बंध। अगर एक पी और एक यस जुड़ जाए तो एक पी जुड़ गया और एक यस जुड़ गया, यानी एक पी और एक यस, यहाँ क्या जुड़ा था एक पी और एक पी, दोनों पी, तो यहाँ पे भी जो बंध बनेगा वो भी क्या बनेगा सिग्मा बनेगा, यानी आमने सामने, नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष अतिव्यापन मतलब आमने सामने। ठीक है। लेकिन यहाँ जब दो कक्षकों के बीच, यहाँ पे क्या है कि जब दो कक्षकों के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन, यहाँ क्या है पार्श्वीय अतिव्यापन और यहाँ क्या है सापेक्ष अतिव्यापन। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पार्श्वीय अतिव्यापन से बंध बनता है। अब पार्श्वीय अतिव्यापन मतलब कि डायरेक्टली ये लोग नहीं जुड़ते हैं, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि यस में तो बन ही नहीं सकता, पी में ये मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल है, पी कक्षक है और ये दूसरा भी पी कक्षक है। ठीक है। तो ये आमने सामने नहीं हो रहा है, लेकिन पार्श्वीय, अब यहाँ से क्या क्या होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा या यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ये कक्षक में होगा और ये डायरेक्टली ये जुड़ते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है। आमने सामने टकरा के ये नहीं जुड़ते हैं, तो पार्श्वीय अतिव्यापन से ये जो बंध बनता है इसी को बोलते हैं हम लोग पाई बंध। पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया पाई बंध। ठीक है। पार्श्वीय अतिव्यापन से ये बंध बन गया। अगर वहीं कोई और बंध है, यहाँ पे एक और ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी एक और ऑर्बिटल है यानी कक्षक है, तो यहाँ पे भी जो आदान प्रदान होगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पाई। तो सिग्मा को हमेशा क्या ऐसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा और पाई, लेकिन सिग्मा क्या होता है सिंगल बंध होता है यानी एकल बंध होता है, सिग्मा एकल बंध होता है, यानी जो यस ये मान लीजिए ये कार्बन का है ये भी कार्बन का है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध, ये भी मान लीजिए पी और ये यस कार्बन का है तो इनके बीच क्या हो गया सिंगल बॉन्ड यानी एक। लेकिन अगर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का है तो इनके बीच क्या हो गया एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया, यानी कितने हो गए दो बंध। ठीक है। तो यानी पाई का मतलब ही होता है कि दो बंध, यानी पाई आता है लेकिन वो पहले पाई के पहले सिग्मा आता है। यहाँ पे क्या लिखा है यह बंध केवल सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही बन सकता है। तो इसको हम लोग अच्छे समझते हैं, यानी कोई भी कार्बन है
तो ये जो पहला बंध बन रहा है इसको हम लोग पाई नहीं बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। पहले सिग्मा बन जाएगा, फिर इसके बाद जो दूसरा बंध आएगा, जो यहाँ पे दूसरा बंध आ रहा है उसको बोलेंगे पाई। अगर तीसरा आता है तो भी उसको क्या बोलेंगे, पाई। और 4 बंध तो हो ही नहीं सकता इसके बीच, कभी भी कार्बन के बीच 4 बंध ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो कार्बन अगर कोई भी कार्बन ही नहीं, चाहे कोई हो, मान लिए कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पहला जो बंध बन रहा है इनके बीच ये सिग्मा है, दूसरा बंध जैसे ही बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नाइट्रोजन है तो पहला बंध बन रहा है 2 नाइट्रोजन के बीच, तो क्या हो रहा है, सिग्मा बंध है। अगर जैसे ही दूसरा नाइट्रोजन आता है, ये दूसरा बंध आता है तो ये क्या हो गया, पाई। तीसरा बंध आएगा तो भी क्या हो जाएगा, पाई। यानी पहले बंध को छोड़कर बाकी जितने बंध होंगे वो हो जाएंगे पाई, ठीक है। सिग्मा पाई अगर हम लोगों को जोड़ना देखना हो कि कैसे सिग्मा और कैसे पाई जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखें तो ये केवल एक बंध है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा। और यहाँ पे एक बंध जो हो गया इसको हम लोग किसी भी एक बंध को सिग्मा मान लेंगे और दूसरा बंध जो है उसको पाई मान लेंगे। तो यहाँ 2 सिग्मा 1 पाई, लेकिन ये बस दिख रहा है हम लोगों को कि 2 सिग्मा 1 पाई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन का एक बंध था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसकी 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए ना, तो इस कार्बन की 3 संयोजकता और पूरी होगी। इस कार्बन के पास 1 था, एक और एक 2 पूरी हो गई, 2 एक और चाहिए यानी 3 पूरी होगी, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 और 1 4, यहाँ 2 इसकी पूरी है तो इसको 2 चाहिए। अब ये हाइड्रोजन से भर गए हैं, हाइड्रोजन जुड़ गया है परमाणु। तो अब बताइए कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो 1 सिग्मा ये भी हो गया, ये सिग्मा ये भी, ये सिग्मा ये भी, 1 सिग्मा ये, 1 मिनट, हाँ, और 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे सिग्मा की संख्या जो है 8 है और पाई की संख्या यहाँ पे क्या है, 1 और बस 1 ही है। पाई की संख्या क्या है, 1 है, यानी 8 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है ना। तो अगर हमें सिग्मा और पाई अगर पहचानना होगा तो पहचान लेंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी ये पॉइंट है, इसको कभी भी आप लोग भूलिएगा मत, बार बार इसको पढ़ते रहिएगा, इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि यह बहुत जगह काम देता है, पूरे केमिस्ट्री में काम देगा, पूरे रसायन विज्ञान में। तो चाहे वो अकार्बनिक रसायन हो या कार्बनिक रसायन हो, ठीक है। तो प्रबलता यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, अब आप ही लोग बताइए हमें कि कौन सा प्रबल होना चाहिए। यानी एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, अगर ये ज़्यादा प्रबल है या 2 रस्सियाँ आ जाएं तो ये ज़्यादा प्रबल है। जाहिर सी बात है कि 2 रस्सी आ जाएगी तो वो प्रबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये रस्सी की बात हो गई, यहाँ पे बंध की बात होगी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिग्मा और पाई बंध, इसका अकेले के लिए पूछा, सिग्मा और पाई में कौन प्रबल है, सबसे ज़्यादा कौन प्रबल है। पर अगर हम यहाँ ध्यान दें तो सिग्मा यहाँ पे ज़्यादा प्रबल होगा पाई से। क्यों, क्योंकि पाई जो होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि पाई जो सिग्मा होता है वो नाभिकीय अतिव्यापन करता है, डायरेक्टली अतिव्यापन करता है, लेकिन जो पाई होता है वो पार्श्वीय अतिव्यापन करता है, यानी ये कमज़ोर होता है, ये बंध जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बंध ज़्यादा प्रबल होता है पाई से, ये क्षीण होता है, क्षीण बंध होता है, जो पाई होता है ये क्षीण बंध होता है, ठीक है, क्षीण बंध होता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि पाई बंध जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रियाशीलता के मामले में देखा जाए तो कौन हो जाएगा, क्रियाशीलता के मामले में पाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पाई क्रियाशीलता के मामले में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर पाई हो ही गया है तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन सा पाई, यानी कि एक सिग्मा होता है, एक एकल बंध होता है, द्विक बंध होता है और त्रिक बंध होता है। तो यहाँ त्रिक बंध, यानी अगर त्रिक बंध, द्विक बंध और एकल बंध, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई हैं, कितने हैं, 2 पाई हैं। तो 2 पाई हैं तो जितने पाई होंगे उतने क्रियाशील, यानी यहाँ 2 पाई है तो 2 पाई वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। 2 पाई क्यों है, क्योंकि एक सिग्मा है और जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, पाई होते हैं।
तो यहाँ पे त्रिक बंध क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा क्रियाशील, फिर द्विक बंध उससे क्रियाशील, ठीक है। यहाँ पे द्विक बंध क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील होता है एकल बंध, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब बंध ऊर्जा देखते हैं हम लोग। बंध ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात क्या है कि एक रस्सी हम लोग लेते हैं बड़ा सा, एक और उस रस्सी को लेते हैं, एक और रस्सी जोड़ लेते हैं और एक 3 रस्सियाँ लेते हैं। ज़्यादा मजबूत किस रस्सी से बनेगा, कौन सी रस्सी ज़्यादा मजबूत होगी, जो तोड़ने में ज़्यादा कठिनाई होगी। जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग जल्दी से तोड़ेंगे और इसको हम लोग को तोड़ने में कठिनाई होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये त्रिक बंध हो गया, ये द्विक बंध हो गया और एक ये क्या हो गया, एकल बंध हो गया। तो एक तो इसका बंध क्या हो जाएगा, कमज़ोर है, ठीक है, बंध कमज़ोर है। अब ये बंध कमज़ोर है, इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, एक है, एकल बंध है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग समेट के, इसी को मोड़ के 2 में लपेट दें, यानी ये है, इसको मोड़ के 2 में लपेट दें तो इसकी जो लंबाई होती है वो घट जाएगी। तो ये लंबाई घट जाएगी यानी इसकी बंध की लंबाई घट जाएगी। इसको फिर 3 बार मोड़ दें, यानी 3 बार मोड़ दें तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है, और घट जाती है, यानी कि त्रिक बंध हो गया। तो लंबाई जैसे ही घट जाएगी उसको तोड़ना और कठिन हो जाएगा। जब तोड़ना और कठिन हो जाएगा तो यानी कि अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो यहाँ पे ऊर्जा लगाएं, यहाँ पे ऊर्जा जब लगाते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है। यहाँ ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ता है और यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगाना पड़ता है। तो हमारे पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगाना पड़ रहा है, त्रिक बंध के पास, फिर ज़्यादा द्विक बंध के पास। सबसे कम ऊर्जा कहाँ लगाना पड़ रहा है, एकल बंध के पास। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब पिछले वाले पे चलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे बंध ऊर्जा की बात करें अगर हम लोग तो किसकी ज़्यादा होगी, अभी पढ़े हम लोग बंध ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, किसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 3 वाले रस्सी को, ठीक है। यानी कि त्रिक बंध को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि त्रिक बंध जो होता है, यहाँ पे बंध ऊर्जा की बात करें तो त्रिक बंध क्या होता है, सबसे ज़्यादा, फिर द्विक बंध क्या होता है, सबसे उससे कम, फिर एकल बंध जो होता है उससे फिर कम। इसको हम लोग एक क्रम में लिख देते हैं, त्रिक बंध सबसे ज़्यादा, द्विक बंध उससे कम, फिर एकल बंध, ठीक है। हाँ, अब दृढ़ता भी हम लोग पढ़े हैं। 3 रस्सी सबसे ज़्यादा दृढ़ होगी, 2 रस्सी फिर उससे कम, फिर 1 रस्सी सबसे कम होगी, ठीक है। स्थायित्व की बात करते हैं। स्थायित्व होता क्या है, स्थायित्व मतलब क्या होता है कि जो कितना ठहराव है, कितना देर ठहरा रह जाएगा। इसको तोड़ने में तो कोई आसानी नहीं होगी, जल्दी से टूट जाएगा, यानी ये कम स्थिर है। लेकिन ये 3 रस्सी जो है इसको तोड़ने में हमें कठिनाई होगी, यानी ये ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा स्थायित्व है। यानी ज़्यादा स्थायित्व किसके पास है, ट्रिपल बंध के पास। तो यानी ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, ट्रिपल बंध, फिर द्विक बंध और एकल बंध का, ठीक है। बंध लंबाई की बात करें तो बंध लंबाई यानी सबसे बड़ी रस्सी कौन थी, एकल बंध, फिर उससे छोटी द्विक बंध, फिर उससे छोटी त्रिक बंध, ठीक है। तो बंध लंबाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंगल, फिर डबल बंध, फिर ट्रिपल यानी त्रिक बंध, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हम लोग पढ़ लिए। तो एक ट्रिक क्या है यहाँ पे याद करने का, ट्रिक यही है कि जितने भी हम लोग पढ़े हैं, जितना भी यहाँ पे पढ़े हैं हम लोग, यहाँ पे जितना भी पढ़े हैं सब में त्रिक बंध क्या है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन बंध लंबाई के मामले में त्रिक बंध सबसे कम होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है ना। और इसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो क्या देखेंगे, क्रियाशीलता, बंध ऊर्जा को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बी और ई यानी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। दृढ़ता को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी और एस यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्थायित्व को बी एंड एस टी यानी बॉन्ड स्टेबिलिटी। और बंध की लंबाई को बी एंड एल यानी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, कुछ विशेष उदाहरण देख लेते हैं हम लोग सिग्मा और पाई बंध का, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बंध का, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, जैसे CH3CN है, ठीक है, CH3CN है। अगर इसमें पूछ दिया आपको क्वेश्चन में कि कितने सिग्मा, यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, ठीक है, ये पूछ दिया आपको क्वेश्चन में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कितने सिग्मा और कितने पाई, ठीक है, कितने सिग्मा और कितने पाई। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले ओपन करेंगे, खोलेंगे इस कार्बनिक कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोलेंगे। तो C हो गया, पहले C लिखेंगे, इसकी संयोजकता देखेंगे, यहाँ से H3 है, ठीक है,
तो यहाँ पे H 3 ठो लगा देंगे। अब एक और C है तो यहाँ एक और C लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे N लगा है तो N की संयोजकता कितनी होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, यहाँ पे 3 हम लगा दिए, ठीक है। अब देखिए सबकी संयोजकता भरी है कि नहीं, इस कार्बन की चारों संयोजकता भरी है, इस कार्बन की भी चारों संयोजकता, और नाइट्रोजन की 3 संयोजकता जरूरी होती है जो कि वो भी भरी हुई है। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आसानी से कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। यहाँ देखें जितने भी एकल बंध है, जितने एकल बंध है सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, यानी 1 सिग्मा, 1 2 3 4 और 1 5, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। पाई की बात करें कितने हैं, सिग्मा को हटा के जितने भी दूसरे बंध है, यानी एक बंध और दूसरा, यानी 2 यहाँ पे पाई बंध है, ठीक है। तो ये हम लोग इतना आसान तरीके से सीख लिए। अगर दूसरे कार्बनिक कंपाउंड का बात करें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें देखें हम लोग तो इसमें देखेंगे तो पहले जितने C हैं पहले उतना लिख लेंगे, C द्विबंध C द्विबंध C, ठीक है। H2 है, अब इस वाले कार्बन से H2 लगा है, इस वाले कार्बन से लगा है तो यहाँ पे H2 लगाएंगे, यहाँ पे H2 लगाएंगे, यानी 1 और 1 यहाँ H2, और इस वाले कार्बन से लगा है यानी यहाँ यानी H और H, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। तो यहाँ जितने भी एकल बंध सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, यहाँ पे सिग्मा 6 हैं, पाई 1 और 2, यानी पाई यहाँ कितने हैं 2 हैं। समझ में आ गया। और अच्छे से देखते हैं हम लोग। हाँ तो एक और कंपाउंड लेते हैं हम लोग C6H6। अब इसमें देखना रहेगा तो यहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हैं, तो इसको हम लोग कैसे, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 6 ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन हो गए। अब 6 हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगे होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन का इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 बंध है, ठीक है। यहाँ 2 बंध है, ये एक बेंजीन की संरचना है, ठीक है ना, बेंजीन की। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता 3 पूरी हुई है, 1 पूरी, 2 और 3, तो यहाँ 1 की ज़रूरत है, बस यहाँ 1 लगेगा। यहाँ पे भी 3 की है, 1 ज़रूरत, 1 1 1 और 1, और यहाँ से क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं। C6 को क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं बेंजीन। अब इसमें देखते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई, तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 सिग्मा हो गए ना, 12 सिग्मा, और पाई कितने हैं 1 2 और 3, तो पाई कितने हो गए 3। इतना आसान तरीके से हम लोग सीख लिए इसको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब बेंजीन को कैसे दिखाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये भी यहाँ देख लेते हैं। बेंजीन को अब ऐसे लिखे हैं ना, हाइड्रोजन कभी भी लाइन वाला नोटेशन जो हम लोग पढ़े हैं लाइन वाला, उसमें कभी भी हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, केवल कार्बन लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। और कार्बन जो भी यहाँ कार्बन भी नहीं लिखा जाता, उसकी जगह बस बिंदु रहती है, पॉइंट रहती है। तो इस कार्बन की जगह 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ और यहाँ था। हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिखेंगे, और जितने भी बॉन्ड हैं यानी जिन बंध हैं वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, बेंजीन का संरचना हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक और हमें दिया है, अब यहाँ पे बेंजीन वाला दिया है। अब ये देखिए क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक हम लोग पढ़े थे ना, विपरीत और संवृत, तो संवृत है ये, ठीक है, बंद वाली श्रृंखला है। तो यहाँ पे ये बेंजीन दिया है, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन दिया है, और यहाँ से एक लगा है CH3। अब इसमें पूछा है कितने सिग्मा और कितने पाई, तो इसको हम लोग पहले खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्या होगा, CH3, तो H कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे H3, ठीक है, H3 है।
अब यहाँ पे कितना हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। अब यहाँ इस कार्बन के पास 2 और 2 4 4 पूरा है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं। इसके पास 2 और 1 3 है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 और 1 3 यहाँ हाइड्रोजन है। बेंजीन के पास सबके कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है, एक ही हाइड्रोजन रहता है, तो यहाँ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई। तो यहाँ 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए? 15। ठीक है, पाई 1 2 3। बेंजीन रिंग में हमेशा पाई कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से सीख लिए ना। अब हम लोग कुछ कठिन सवाल लेते हैं। जैसा कि हम बताए थे ना कि इस टाइप से भी आता है, इस टाइप से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें हम लोग सिग्मा और पाई ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इससे आसानी से इसमें ढूंढते हैं, देखते हैं कितना सिग्मा और कितना पाई है। तो पहले कार्बन देखते हैं, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जितना हम बताए क्या थे कि जितना भी फ्री जगह हो, यानी स्वतंत्र जगह हो, खुला हुआ हो, वहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और जहाँ पे बस मुड़ा हुआ हो वहाँ 2 हाइड्रोजन, जहाँ मुड़ा हुआ हो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ से तुम आसानी से बिना कार्बन हाइड्रोजन लिखे आसानी से यहाँ पे काउंट कर सकते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। केवल लाइनिंग गिनना है, एक लाइन, बस लाइनिंग गिनते जाओ कितने पाई हैं, बस वहाँ पे लाइन गिनते जाओ और वो सिग्मा बार निकल जाएगा। यानी यहाँ पे कितने थे? 15 थे, 15 है, 15 सिग्मा बार। ठीक है, और पाई यहाँ एक भी नहीं है, एक भी डबल बार द्विबंध नहीं है, तो पाई यहाँ हो गए 0। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कठिन 17। अब यहाँ पता नहीं, यहाँ 17 देख लीजिएगा आप लोग कितना है, 15 या 17 है। यहाँ नीचे हम लोग देखते हैं, अब एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें हम लोग सिग्मा और पाई देखते हैं, ये थोड़ा कठिन है, तो इसको भी हम लोग आसानी से निकालेंगे। देखिए यहाँ जितना भी स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्र है, ठीक है, ये कार्बन स्वतंत्र है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है ना, यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ठो द्विबंध यानी 2 पाई लगा है। तो यहाँ भी इस कार्बन के पास देखें तो कितने संयोजकता खाली है? एक ही खाली है, यानी यहाँ एक खाली है बस। इस कार्बन के पास 3 और 4 पूरा भरा हुआ है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन खाली नहीं है, एक भी संयोजकता खाली है। इस कार्बन के पास 3 भरा हुआ है, 1 खाली है। इस कार्बन के पास देखें तो 3 भरा हुआ है, 1 खाली है। इस कार्बन के पास 2, इसका कार्बन फ्री है तो यहाँ पे 3, ये वाला फ्री है यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी कार्बन के पास 2 पाई लगा हुआ है तो बस 1 खाली है। और इस कार्बन के पास 3 इधर है, 1 इधर है, 4, तो ये चारों भरा हुआ है। ठीक है, अब सब हम लोग देख लिए। अब कितने सिग्मा कितने पाई हैं? तो ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 यानी 6 हो गया, 6 7 8 9 9 9 हो गया, 10 11 12 और 13 13 14 15। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21, और यहाँ पे एक 22 और यहाँ पे एक 23। तो सिग्मा कितने हो गए? यहाँ पे 23 हो गए। और पाई यहाँ पे कितने हो गए? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाई यहाँ पे एक है और पाई यहाँ पे एक है। ठीक है, तो पाई एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 4। तो यहाँ पे पाई कितने हो गए? 4। देखें कितने आसानी से हम लोग निकाल लिए, इतना लग रहा था कि कितना कठिन है। तो बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, बस हम लोगों को समझना है कि कैसे निकलेगा। बस एक और हम ले रहे हैं उदाहरण, उसके बाद आप लोग अपने से निकालिएगा। ठीक है, आप लोग अपने से निकालिएगा। हम उदाहरण देंगे, आप लोग होमवर्क करिएगा उसको, और जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें हम आप लोगों को उसका उत्तर दे देंगे, आप लोग उसको पहले अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे इस ऑर्गेनिक यौगिक का देखते हैं, सॉरी फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
हाँ, अब इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे? जहाँ पहले देखो कहाँ कहाँ स्वतंत्र है कार्बन, यहाँ है तो यहाँ 3 3, यहाँ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ स्वतंत्र है, यहाँ 3। ठीक है, अब कहीं स्वतंत्र है नहीं, अब कहीं स्वतंत्र नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2, और कहाँ मुड़ा हुआ है, और यहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2, और कहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ मुड़ा है 2। ठीक है, और कहीं है, और कहीं है नहीं, यहाँ पे 3 3 पूरा हुआ है तो बस 1 खाली है, यहाँ पे भी 3 पूरा हुआ है बस 1 खाली है, यहाँ पे चारों पूरा हो गया है, यहाँ पे 3 पूरा हुआ 1 खाली है, यहाँ पे 2 1 3 पूरा हुआ 1 खाली है, यहाँ पे 2 1 3 पूरा हुआ 1 खाली है। ठीक है, यहाँ पे 2 1 3 पूरा हुआ 1 खाली है। ठीक है, सब कार्बन देख लिए हम लोग। अब काउंट करते हैं कि कितने कार्बन और कितने सिग्मा और कितने पाई। यहाँ पे 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। अब ये 23 हम लोग देख लिए हाइड्रोजन वाला। अब देखते हैं कार्बन वाला। 23 24 25 26 27 और 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कितने हो गए? 36 सिग्मा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे 36। अब पाई कितने हुए? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। पाई गिनना बहुत ही आसान है, तो यहाँ पे 4 पाई हो गए। देखें कितने आसानी से हम लोग सीख लिए इतना कठिन यौगिक। तो अब हम कुछ आप लोगों को दे देते हैं होमवर्क। आप लोग उसको अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा और ग्रुप में हमको पोस्ट कर दीजिएगा अपना उत्तर। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर अपना पोस्ट कर दीजिएगा, कितने सिग्मा कितने पाई। ठीक है ना, उसका उत्तर हम लोग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे और या तो फिर हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग उदाहरण और ले लेते हैं, होमवर्क ले लेते हैं। हाँ, तो अब आप लोग जल्दी से ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इसका सिग्मा और पाई निकालना है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4 क्वेश्चन यहाँ है, यानी कुल 8 क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी ग्रुप में आप लोग इसका आंसर लिख दीजिएगा। और जिनका भी सही होगा आंसर, हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नेम अनाउंस करेंगे, नेम सहित उनका आंसर दिखाएंगे। ठीक है, जिनका सही होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।